कल्पना कीजिए कि आपके दुश्मन देश से एक विमान उड़ान भरता है और आपकी सुरक्षा एजेंसी, जो आमतौर पर चौकस रहती है, अचानक अपने रडार का स्विच ऑफ कर देती है। वो विमान बिना किसी रुकावट के आपके देश के आसमान में घूमता रहता है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। यह घटना भारत की सुरक्षा के इतिहास में एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना है, जिसमें कई रहस्यमय पहलू और अनुत्तरित प्रश्न सामने आते हैं। नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय पांडे। 1995 में एक कार्गो विमान कराची से उड़ान भरकर भारत के वायुमंडल में प्रवेश करता है, लेकिन उसको पकड़ने के बजाय भारतीय वायुसेना के रडार बंद कर दिए जाते हैं। यह विमान बनारस में रुकता है, जहां यह कई घंटे तक तेल भरवाता है और कुछ सामान भी उतारता है। इसके बाद यह विमान, जिसमें किम डेवी होते हैं, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में 4 टन हथियार गिरा देता है। For the first time ever on Indian television, Kim Davies joining me from Copenhagen. Kim, thank you for coming. वो तारीख थी 17 दिसंबर 1995। भारत में नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार और बंगाल में वामपंथी सरकार। उन हथियारों में क्या क्या था? 400 AK-47 राइफलें, पिस्तौल, एंटी टैंक ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और 25,000 राउंड कारतूस। ये भारत और विश्व के लिए बड़ा रहस्य है। एक विमान भारत के पुरुलिया में 4 टन हथियार गिरा देता है, लेकिन कुछ ही दिन में पूरा प्रकरण भुला दिया जाता है। अब कुछ तथ्य और प्रश्न। कराची में विमान का रुकना। यह विमान, जो बाद में भारत में हथियार गिराने के लिए इस्तेमाल हुआ, कराची में पाकिस्तान की ISI की कंपनी द्वारा 4 दिनों तक रोका गया। This is a company, airline company registered in Turks and Caicos Islands. If I turn the page, Mr. Dutt, because you don't know, this country needs to know what is going on. This is an agreement between Carol Air Services, which I think is Kim Davies' company. Kim, if I'm not mistaken. Yeah. And there is an agreement here with, I wish I can point this out, with Shaheen. Now, Shaheen is an aviation company with open and known links with the ISI of Pakistan. सवाल यह उठता है कि इस अवधि के दौरान विमान में क्या हुआ और उसका मकसद क्या था। बनारस में सामान का उतरना। बनारस में विमान कई घंटे रुका और वहां ईंधन भरवाने के साथ साथ कुछ सामान भी उतारा गया। इस सामान का क्या हुआ और वह किसके हवाले किया गया, यह अब तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। पीटर ब्लीच का बयान। हथियार के सौदागर पीटर ब्लीच का कहना है कि जब उसके साथ किम डेवी ने हथियारों का सौदा किया, तो उसको हथियारों की डिलीवरी के तरीके पर संदेह हुआ और उसने ये बात बाद में ब्रिटिश पुलिस को बताया, जिसने ये बात खुफिया एजेंसी MI5 को बताई। पीटर ब्लीच ने बताया कि उस समय केस इन्वेस्टिगेशन कर रही CBI ने केस को कमजोर कर दिया। उसने 30 पन्नों का बयान लिखित में CBI को दिया था, जिसको CBI ने अदालत में पेश ही नहीं किया। I gave him and his colleagues a 30-page statement detailing every possible action that took place in this. And when it came to court at a later stage, his colleagues in the CBI denied that Mr. Dutt had ever been involved in the case. They said he'd never been to Kolkata and interviewed me. That's an absolute lie. MI5 की चेतावनी। MI5 ने ये जानकारी भारत सरकार को 3 बार बताई: 15 नवंबर, 17 नवंबर और 15 दिसंबर 1995। पहले 2 नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 दिसंबर को भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखी और रजिस्टर्ड पोस्ट से जानकारी भेज दी। ध्यान दीजिए कि ऐसे अर्जेंट मामले को भारत सरकार ने न फोन से बताया, न फैक्स या टेलीग्राम किया, बल्कि एक साधारण सी रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिया। जब पश्चिम बंगाल सरकार को 1 हफ्ते बाद चिट्ठी मिली, तब तक हथियार गिराए जा चुके थे। किम डेवी का भागना। उस विमान के चालक
किम डेवी को गिरफ्तार किया गया था। किम डेवी का साफ कहना है कि वो पकड़े जाने के बाद मुंबई से भगा दिया गया। वो पुणे, दिल्ली, रुपईडीहा होते हुए नेपाल गया, वहां से डेनमार्क भाग गया। यह सब पप्पू यादव ने कराया। इस दौरान वो भारत सरकार की लाल बत्ती वाली गाड़ियों और एसपीजी सुरक्षा में रखा गया था। I was received in the MP's personal car and put in the back seat and driven to his official residence within the sight of the the president's residential dome. And at his home, at Papu Yadav's home, Mr. J.K. Dodd arrived shortly afterwards and arranged for the transport by train that evening from Delhi to a very small train station that I couldn't see because I was packed in blankets. There, another diplomatic, or what should I say, official car was waiting, plus 2 other cars with AK-47 guards, who then drove me directly from the platform of the station over the border into Nepal and dropped me at the bus depot on the Nepali side, from where I escaped back to Denmark. राजनीतिक दबाव। पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह ने राष्ट्रीय चैनल पर स्वीकार किया कि इस केस में राजनीतिक दबाव था, लेकिन यह दबाव किसका था और क्यों, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। On an appearance on Times Now, you said that when you were heading the investigation in the case, you were discouraged by the political establishment at the higher levels. In other words, you were under pressure, sir. I want to know who put you under pressure. TSR Subramaniam, I will come to you next. One second. One second, sir, 1 second. I am going to open up this case. I never accepted anybody's pressure. Well, there was pressure. Political pressure which led to the Lascivians being released. Okay, so then I want you to tell me who put you under pressure. Police being released here, pardoned by the president or so. Who put you under pressure? Who pressurized you? आईएसआई और पाकिस्तान का कनेक्शन। इस पूरे मामले में आईएसआई और पाकिस्तान का कनेक्शन गायब कर दिया गया। यह सवाल उठता है, आखिर किसके इशारे पर ऐसा किया गया? वायुसेना के रडार बंद कराने की ताकत। वायुसेना के रडार को बंद कराने की ताकत किसके पास थी? यह एक बड़ा सवाल है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कई संदिग्ध गतिविधियां हुई जिनके उत्तर आज तक नहीं मिले। किसने जहाज को पकड़े जाने से बचाने के लिए जगह जगह भारतीय वायुसेना के रडार बंद करा दिए थे? बनारस में उतारी गई खेप। जब यह कहा गया कि हथियार आनंद वर्गियों के लिए थे, तो सवाल उठता है कि बनारस में उतारी गई खेप किसने ली? क्या यह पूरी साजिश आनंद मार्गियों के नाम पर की गई थी? राजनीतिक सुरक्षा और मिली भगत। इस पूरे केस में राजनीतिक और सुरक्षा एजेंसियों की मिली भगत का शक गहराता है। A plane comes through Karachi after waiting for 48 hours in Pakistan. 1 minute, sir. And then is serviced by a company that has open links with the ISI, comes into Varanasi. You are telling me we discussed this with the Indian Air Force. I mean, are we to assume that everyone went sleeping on that night? यहाँ सवाल यह है, आखिर कौन था जो इस साजिश के पीछे था? किसने भारतीय वायुसेना के रडार बंद कराए और आखिर क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश की गई? इस स्थिति में अर्णव गोस्वामी का नाम इसलिए उभरता है क्योंकि उन्होंने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया और उसे विस्तार से कवर किया। जिस किम डेवी को सीबीआई और भारत सरकार भगोड़ा और लापता बताती रही, अर्णव ने उसे कोपेनहेगन, डेनमार्क से लाइव इंटरव्यू किया। The fact of the matter is that the CBI knew very well that Kim Davey, or Mr. Niels Holck, as we know he is called now, was sitting in Denmark. But J.K. Dutt and his colleagues were sending people all over the world at the cost of the Indian taxpayer, South America, Australia, pretending to chase Kim P. Davey. They knew where he was. They never wanted him back because they were in on the deal. उन्होंने 2011 से 2014 तक लगातार इस मामले को अपने चैनल टाइम्स नाउ पर उठाया और जितनी जानकारी उन्होंने जुटाई उतनी बाकी मीडिया नहीं कर पाई। इस घटना से स्पष्ट होता है कि भारत की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खेल खेला गया था, जिसमें संभवतः देश के अंदर से ही कुछ ताकतवर लोग शामिल थे। यह घटना केवल एक बार की नहीं हो सकती
और हो सकता है ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हों जो कभी पकड़ी नहीं गईं। इस पूरी घटना से जुड़ी साजिशों को उजागर करना और जिम्मेदार लोगों को सामने लाना बहुत जरूरी है।